हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का एनसीईआरटी का सिविक्स का चैप्टर है संवाद, जिसको इंग्लिश बोलते हैं फेडरलिज्म। इस चैप्टर को पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। सबसे पहले इसमें देखेंगे हम लोग क्या क्या समझेंगे, इसको एक मोटा मोटी समझ लेते हैं। एक तो शब्द समझेंगे संवाद। संघ, संघ क्या है, संवाद क्या है, इसको इंग्लिश बोलते हैं फेडरेशन। ठीक है। इसके अलावा एक शब्द समझेंगे यूनियन क्या है, क्योंकि यूनियन मतलब भी होता है संघ, ये फेडरेशन मतलब भी होता है संघ। एक और शब्द प्रचलित है, उसको बोलते हैं कन्फेडरेशन। इसका मतलब भी संघ या इसको परिसंघ बोल सकते हैं। ठीक है। इन तीनों टर्म को समझेंगे। इसके अलावा हम लोग समझेंगे कि हमारे देश की यानी कि इंडिया की जो शासन व्यवस्था है वो किस पर आधारित है। क्या यहां पर संघीय व्यवस्था है या फिर एकात्मक व्यवस्था है, यूनिटरी सिस्टम है। ठीक है। इसके अलावा ये समझेंगे कि विश्व में कौन कौन से देशों के पास संघीय व्यवस्था है, जहां फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। उसके बाद कौन कौन से देश के पास एकात्मकता है यानी एकात्मक व्यवस्था है। फिर हमारे संविधान में संघ की कहां जिक्र किया गया है, इस चीज को समझेंगे। तो एक बहुत बढ़िया नोट्स है इस चैप्टर का। नोट्स को समझते हुए चलेंगे और फिर हम लोग धीरे धीरे ये टर्म साथ ही समझते हुए चलेंगे। संवाद का अर्थ क्या होता है, फेडरलिज्म का अर्थ क्या होता है, मीनिंग ऑफ फेडरलिज्म। ठीक है। साधारण शब्दों में कहें तो संवाद जो है संगठित रहने का विचार है। संगठित रहना मतलब एक साथ रहना, ये आइडियोलॉजी है। अगर इसको टुकड़ा में करेंगे, शाब्दिक अर्थ देखेंगे तो संघ का मतलब है संगठन, कोई ऑर्गेनाइजेशन, और वाद का मतलब है विचार, आइडियोलॉजी। साथ रहने का विचार संवाद कहलाता है। संगठन, संगठित रहने का शब्द जो आइडिया है वो क्या है, संवाद है। ठीक है। अब संवाद को अगर प्रश्नोत्तरी में ले जाए, इसका डिफिनीशन में देखें तो संवाद एक संस्थागत प्रणाली है, इंस्टीट्यूशनल ये सिस्टम है जिसमें दो स्तर की राजनीतिक व्यवस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है। अभी आपको आगे बताएंगे कि ये दो लेवल यानी टू लेवल या दो स्तर क्या है। इसमें एक संघीय यानी कि एक सेंट्रल लेवल पर और दूसरा प्रांतीय यानी कि राज्य स्तर पर सरकारें होती है। अगर आपको डिफिनीशन लिखने के लिए आ जाए कि संवाद क्या है तो आप लिख सकते हैं कि संवाद एक संस्थागत प्रणाली है, इंस्टीट्यूशनल सिस्टम है, एक प्रकार का ये सिस्टम है जिसमें दो स्तर की यानी कि टू लेवल, टू टीयर का पॉलिटिकल व्यवस्था होता है, पॉलिटिकल सिस्टम होता है। एक तो सेंट्रल लेवल पर केंद्र की सरकार और दूसरा राज्य लेवल पर राज्य की सरकार। ठीक है। अब देखते हैं संघीय शासन व्यवस्था। किसी भी देश में अगर आप देखेंगे तो दो तरह की शासन व्यवस्था हो सकती है। एक संघीय, ठीक है, एक कौन सी शासन व्यवस्था, संघीय यानी कि फेडरल सिस्टम हो सकता है। अब इसमें देखते हैं कि संघीय शासन व्यवस्था होता क्या है। संघीय शासन व्यवस्था में सत्ता का वितरण, सत्ता मतलब पावर, पावर मतलब सरकार, सरकार के पास ही स्वाभाविक है कि पावर रहेगा। सत्ता का वितरण यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन दो या दो से अधिक स्तर पर किया जाता है। संघीय शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषता यह है, पहली प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें जो सत्ता का वितरण होता है यानी कि शेयरिंग ऑफ पावर दो स्तर पर होता है, कम से कम दो स्तर पर। ठीक है। संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता यानी कि प्रमुख जो पावर होता है वो केंद्रीय सरकार के पास होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। ठीक है। और इसके अलावा विभिन्न छोटी इकाइयों के मध्य बटी होती है, यानी कि जो पावर होता है, किसी भी देश का जो पावर होता है वो किसी एक आदमी के पास ना होकर अलग अलग लोगों के पास बांट दिया जाता है, जिसको डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं, विकेंद्रीकरण बोलते हैं।
संघीय शासन व्यवस्था की तीसरी विशेषता है कि आमतौर पर जनरली इसमें एक सरकार पूरे देश के लिए होती है जिसके जिम्मे राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं। इसका मतलब है कि एक सरकार, यानी कि ये इंडिया है, ठीक है, पूरे भारत की सरकार को सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं, ठीक है, इसको केंद्रीय सरकार बोलते हैं। और इसके जिम्मे बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो नेशनल इंपॉर्टेंस लेवल के जो वो सब्जेक्ट्स होते हैं इसके अंडर होते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर राज्य प्रांतीय स्तर की सरकार होती है, यानी कि ये इंडिया है, अभी बताया कि पूरे इंडिया लेवल की एक सरकार है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं, ठीक है, ये पूरे भारत पर रूल करती है। अच्छा, भारत चूंकि 28 राज्यों में बटा हुआ है, इस तरह के ऐसे ऐसे राज्य हैं यहाँ पर, तो हर एक राज्य का कल्चर अलग है, पॉपुलेशन अलग है, ट्रेडिशन अलग है, कस्टम्स अलग है, इसलिए हर एक राज्य की अपनी सरकारें होती है, गवर्नमेंट, जिसको स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं। तो फेडरल सिस्टम यानी संघीय शासन व्यवस्था की ये प्रमुख विशेषता होती है कि एक देश के लिए यानी कि केंद्रीय सरकार जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं और जिसका प्रमुख होता है प्राइम मिनिस्टर, पीएम, और अगर उस देश में स्टेट्स हैं तो हर एक स्टेट्स का अपना गवर्नमेंट होता है जिसको राज्य सरकार बोलते हैं। और ज्यादा पावरफुल कौन होता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, क्योंकि इसके बाद बहुत ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो नेशनल इंपॉर्टेंस के होते हैं, राष्ट्रीय महत्व के होते हैं, ठीक है। संघीय शासन व्यवस्था की तीसरी प्रमुख विशेषता है कि सत्ता के इन दोनों स्तर की सरकार यानी कि सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर अपना काम करती है। ये दोनों में ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं होता है, यानी कि ये इंडिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट यहां पर है, ये पूरे देश को कंट्रोल करती है, यानी कि हमारे देश की सरकार ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, कंट्रोल करती है। इसके अलावा जैसे यहां पर है गुजरात, तो गुजरात की अलग सरकार है, गवर्नमेंट, ठीक है, इसको राज्य सरकार बोलते हैं क्योंकि गुजरात भारत का एक राज्य है। तो चूंकि गुजरात में अलग सरकार बनाया इसलिए गया क्योंकि गुजरात, यहाँ की भाषा है गुजराती, यहाँ का कस्टम्स, रीति रिवाज, ट्रेडिशंस, यहाँ के लोग, यहाँ के इश्यूज, लोकल इश्यूज अलग हैं। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ कंट्रोल कैसे करेगा, यहाँ पर कंट्रोल वही करेगा जो इस राज्य का हो, इसलिए राज्य सरकारों का गठन किया गया है। संघीय शासन व्यवस्था की ये प्रमुख विशेषताएं हैं कि ये दोनों लेवल की सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर अपना काम करती है, नागरिकों के हित में, सिटीजन्स के हित में अपना काम करती है। अब संघीय शासन व्यवस्था की कुछ प्रमुख विशेषताओं को देखते हैं। संघीय शासन व्यवस्था में सत्ता यानी कि पावर केंद्रीय सरकार और अन्य सरकारों में बटी होती है। केंद्रीय सरकार जैसा कि अभी आपको बताया सेंट्रल गवर्नमेंट, और अन्य सरकार मतलब राज्य सरकार में। केंद्र सरकार राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर कानून बनाती है। अभी आगे चल के आपको बताएंगे कि केंद्र सरकार के पास ऐसे कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, कितने सब्जेक्ट्स हैं जिस पर ये कानून बनाती है, और राज्य सरकारें राज्य से संबंधित कानून बनाती है। जिस राज्य में राज्य सरकारें हों वहां उससे संबंधित ये कानून बनाती है। दोनों स्तर की सरकारें यानी कि 2 tier ऑफ गवर्नमेंट्स अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर अपना काम करती है। संघीय व्यवस्था में 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकारें होती हैं। अलग अलग स्तरों की सरकारें द्वारा एक ही नागरिक समूह पर शासन होता है। इसका मतलब है जैसे ये इंडिया है, इंडिया में हम सब लोग हैं, ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी भारत के लोगों पर शासन कर रही है और राज्य सरकार भी हम ही पर यानी कि उस राज्य के लोगों पर ही शासन करती है। यानी कि जो दोनों लेवल की सरकारें हैं वो भारत के नागरिक पर ही शासन करती है। इसके अलावा सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित है। हमारा जो फेडरल सिस्टम अपनाया गया है कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है और इसमें क्लियरली मेंशन है कि दोनों सरकारें, ये एक सेंट्रल लेवल की सरकारें और राज्य लेवल की सरकारें, राज्य सरकारें, इनके काम क्या होंगे, इनके अधिकार क्या होंगे और ये कैसे काम करेंगे, ठीक है।
तो ये रहा संघीय शासन प्रमुख की विशेषताएं, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फेडरल सिस्टम। आगे देखते हैं, इसकी और विशेषताओं को देखें तो संविधान के जो मौलिक प्रावधान है, फंडामेंटल प्रोविजंस हैं, में बदलाव का अधिकार दोनों स्तरों की सरकारों की सहमति से ही होती है। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें पावरफुल होता है, लेकिन कोई भी बदलाव करने हैं तो ये अकेले नहीं कर सकती है, राज्य सरकारों की भी सहमति चाहिए। अदालतों को यानी कि कोर्ट में खासकर कौन, सुप्रीम कोर्ट को संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन और सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट के क्या अधिकार हैं और राज्य सरकारों, जो राज्य सरकार है उनके क्या अधिकार हैं, इन दोनों के अधिकार लिखे गए हैं संविधान में। और संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है सुप्रीम कोर्ट को। वो बताती है कि आप संविधान के अनुसार आप दोनों के क्या क्या राइट्स हैं, क्या क्या अधिकार हैं और कहां तक, किस सीमा तक जाकर आप कानून बना सकते हैं। ठीक है। वित्तीय स्वायत्ता यानी कि फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, वित्तीय स्वायत्ता के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत निर्धारित हैं। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को राजस्व अलग मिलेगा और राज्य सरकार को राजस्व अलग मिलेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि भारत से जितना टैक्स कलेक्शन होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास गया तो इसमें जो राज्य सरकार का हिस्सा होता है वो वापस इनको भेज देती है, दे देती है। इसके अलावा इसका मूल्य उद्देश्य, अच्छा, संघीय शासन व्यवस्था में 2 लेवल के सरकार रखने की व्यवस्था करने की क्या उद्देश्य था? इसका मूल्य उद्देश्य था क्षेत्रीय विविधताओं का सम्मान करना। क्षेत्रीय विविधता क्या होता है? इसको रीजनल डाइवर्सिटी बोलते हैं। आप जानते हैं कि भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, अनेक प्रकार के लोग रहते हैं, अनेक रिलीजन के लोग रहते हैं, यहाँ पर अनेक सेक्ट्स के लोग रहते हैं, कम्युनिटी के लोग रहते हैं। हर एक राज्य का अपना अलग कल्चर है, अपनी भाषा है। तो अब मान लीजिए कि ये गुजरात है या राजस्थान है, ठीक है, राजस्थान की लैंग्वेज अलग है, ठीक है। तो संघीय व्यवस्था में ये जिक्र किया गया है कि ठीक है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसका सर्वोच्च पावर है पूरे इंडिया का, लेकिन स्थानीय लेवल की जो सरकारें हैं, जैसे राज्य सरकारें हैं, तो राजस्थान का कल्चर, ट्रेडिशन, उसकी वेशभूषा, उसका बोली, ये सब देखते हुए यहाँ का जो व्यवस्था है, यहाँ की क्षेत्रीय विभिन्नता को जो संजो कर रख सकता है, इसको अच्छा से आगे डेवलप कर सकता है, तो वो यहाँ के लोकल गवर्नमेंट ही कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कर सकती है। तो संघीय शासन व्यवस्था की सबसे प्रमुख विशेषता है, ये व्यवस्था इसलिए किया गया है कि भारत जैसे देश में जहां रीजनल डाइवर्सिटीज है, क्षेत्रीय विविधता है, उसका सम्मान किया जा सके और इससे देश की एकता को, यूनिटी ऑफ कंट्री को भी बचा कर रखा जा सकता है। ये अभी तक आपको जो बताया वो फेडरल सिस्टम की विशेषताओं को बताया, यानी कि इसके फीचर्स को, इस मतलब कि इसकी अच्छाइयों को बताया। लेकिन अच्छाइयां हैं तो इसके बहुत सारे ड्रॉबैक भी होते हैं। तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि संघवाद की बुराइयां क्या क्या है। ड्रॉबैक ऑफ फेडरलिज्म, ठीक है। तो अक्सर यह आलोचना की जाती है कि केंद्रीय सरकार का अधिक शक्तिशाली होना, भारत में भी यह आलोचना की जाती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल है और इससे ऐसा हो सकता है कि राज्य सरकार के अधिकार कम हो जाए और वो इसके अंडर में काम करे। ये कहकर इसकी आलोचना की जाती है, जबकि रियल में देखेंगे तो हाँ, भारत का जो केंद्रीय सरकार है वो ज्यादा पावरफुल है, लेकिन इसके पीछे भी रीजन है। हम आगे चल के आपको बताएंगे कि क्यों उसको पावरफुल किया गया है। दूसरा, संविधान संशोधन का अधिकार केवल केंद्र को ही प्राप्त, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना है, ठीक है, कुछ चेंज करने हैं संविधान के कुछ प्रावधानों को, कुछ नया प्रावधान उसमें ऐड करना है, तो ये काम केवल केंद्र सरकार कर सकती है, इसमें राज्य सरकार कुछ नहीं कर सकती है। केंद्र सरकार संसद में प्रस्ताव लाकर कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कर सकती है? संशोधन कर सकती है। संघवाद की क्या बुराइयां हैं, ठीक है, इसकी कमियां क्या है या ड्रॉबैक क्या है? तो केंद्रीय सरकार का अधिक शक्तिशाली होना, इसमें ऐसा आलोचना ये करके आलोचना की जाती है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ज्यादा शक्तिशाली है, पावरफुल है,
भारत का भी केंद्रीय सरकार राज्य सरकारों से ज्यादा पावरफुल है, उसके बाद बहुत सारे अधिकार है, लेकिन भारतीय संविधान में ये प्रोविजन करने के पीछे भी बहुत सारा कारण है, वो हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे। दूसरा, संविधान संशोधन, जो कि हमारे संविधान को चेंज तो नहीं किया जा सकता है, उसमें अमेंडमेंट करना, संशोधन करना, उसके कुछ प्रोविजंस में सुधार करना या कुछ ऐड करना, कुछ हटाना, ये केवल केंद्र सरकार को ही प्राप्त है, सेंट्रल गवर्नमेंट को ही प्राप्त है। राज्य सरकारें इसमें कुछ नहीं कर सकती है। तीसरी इसकी कमियां हैं, संसद को अधिक अधिकार होना, क्योंकि देश के लिए कानून संसद ही बनाती है, संसद कानून से कुछ भी कर सकती है, वो जुडिशियरी पर भी कंट्रोल कर सकती है, कार्यपालिका पर भी कर सकती है, तो इसलिए संसद को ज्यादा अधिकार है इस मामले में। इसके अलावा धन संबंधी अधिकार यानी कि फाइनेंशियल संबंधी जितने भी राइट्स हैं वो केंद्र सरकार के पास अधिक है, राज्य सरकार के पास नहीं है। एंड लास्ट इसकी बुराइयां जो है, इसकी कमियां ये करके की जाती है कि केंद्र सरकार का राज्य सरकार के मामलों में अनावश्यक हस्तक्षेप मतलब जबरदस्ती इंटरफेरेंस। कभी कभी राज्य सरकार चाहती है कि केंद्र सरकार हमें स्वतंत्र रूप से काम करने दे, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट कभी कभी इंटरफेयर करने लगती है। इसलिए केंद्र राज्य के बीच बहुत सारे बातों पर, बहुत सारे मैटर पर डिस्प्यूट भी होता है, जिसको बार बार सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है, और सुप्रीम कोर्ट ये ऐसे मामलों का निपटारा करती है। तो ये जो अभी चार्ट जो मेन पॉइंट है, ये संघवाद की कमियां हैं, ड्रॉबैक है, ठीक है। अब हम लोग जो टॉपिक अब तक हम लोग पढ़े, संघवाद की विशेषताएं, संघवाद का अर्थ, संघवाद की परिभाषा और इसकी कमियां। अब देखते हैं कि संघवाद कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है कि ये कितने प्रकार के होते हैं और किन किन देशों में कौन कौन सा संघवाद का रूप है, इसको देखते हैं। देखिए, दो प्रकार के संघवाद होते हैं। एक साथ आकर संघ बनाना, यहां पर आपको तीन टर्म समझाते हैं जो अभी कुछ देर पहले स्टार्टिंग में आपको बता रहे थे। एक होता है फेडरेशन, इसका मतलब भी होता है संघ, ठीक है। दूसरा होता है कन्फेडरेशन, इसका मतलब भी होता है संघ या इसको परिसंघ कह सकते हैं, ठीक है। और तीसरा होता है यूनियन, इसको भी कह सकते हैं आप संघ। यानी कि तीनों का जो हिंदी मीनिंग होता है संघ है, लेकिन तीनों में डिफरेंस है। अब डिफरेंस क्या है कि ये जो सबसे पहले इसको कन्फेडरेशन समझते हैं, ये सबसे आसान होता है, इसको टूटने की ज्यादा संभावना रहती है। जैसे कुछ रीजनल बॉडीज हैं, चाहे छोटे छोटे क्षेत्र हैं, एक पावरफुल जो क्षेत्र है वो उनसे एग्रीमेंट कर लेता है कि आप हमसे मिल जाइए और हम लोग साथ रहकर एक कन्फेडरेशन बना लेते हैं। इसमें कोई विशेष एग्रीमेंट नहीं होता है, ये केवल ओरल होता है या किसी मामूली समझौते पर आधारित होता है। यानी कि ये अलग अलग छोटे छोटे रीजन है, ठीक है। और ये महत्वपूर्ण रीजन है, जो बड़ा क्षेत्र है, ये इन लोगों से कहता है कि आप लोग मेरे साथ मिलिए और साथ में रहकर एक कन्फेडरेशन या इस पर आधारित एक देश बना लेते हैं। ये कमजोर होता है और ये बहुत जल्दी टूट भी जाता है, क्योंकि इसमें जो एग्रीमेंट होता है वो ओरल होता है, कोई रिटन एग्रीमेंट होता नहीं है। जब चाहे ये छोड़ के जा सकते हैं, इनका साथ छोड़ सकते हैं। अभी फिलहाल पूरे विश्व में इसके एग्जाम्पल नहीं देखने को मिलते, ये सिस्टम खत्म हो गया है। इसका मतलब भी संघ या परिसंघ होता है। दूसरा होता है फेडरेशन। फेडरेशन में भी सेम चीज होता है। इसमें क्या होता है, एक मजबूत शक्ति यानी कि सेंट्रल पावर इसको बोल सकते हैं, ये अलग अलग रीजन को अपने यहां एक एग्रीमेंट के तहत कनेक्ट कर लेती है। जैसे इसका एग्जांपल है अमेरिका। अमेरिका में 50 राज्य हैं, वो 50 राज्य अलग अलग रीजन है, क्षेत्र हैं, वो सभी राज्य इनको अपना देश मानती है। सेंट्रल गवर्नमेंट, अमेरिका के सेंट्रल गवर्नमेंट को अपनी सरकार मानती है, लेकिन ये ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। यहां पर अमेरिका चूंकि एजुकेशन के मामले में आगे है, इसलिए
इसकी टूटने की संभावना बहुत कम होती है। इसलिए अमेरिका में जितने भी राज्य हैं वो सब आपस में क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं। लेकिन दोनों में बेसिक अंतर ये है कि इन सभी राज्यों ये जो जितने राज्य हैं यानी कि 50 राज्य अमेरिका में है अभी, ये सब फुली इंडिपेंडेंट है, एकदम स्वतंत्र है। इनका अपना, ये अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं लेकिन ये अपना इनका झंडा है, ये अपनी इनकी सरकारें हैं। ये केवल सेंट्रल गवर्नमेंट को जैसे फॉरेन मामला हो, फॉरेन अफेयर्स हो या फिनेंशियल प्रॉब्लम हो तब इस पर डिपेंड रहते हैं, अदरवाइज ये एकदम सेपरेट है। ठीक है, यानी कि इसकी दो नागरिकता मिलती है अमेरिका में, एक राज्य की नागरिकता और एक देश की नागरिकता। यानी कि अमेरिका में रहने वाले लोगों की डुअल सिटीजनशिप होता है। एक जैसे कैलिफोर्निया का है तो सबसे पहले वो कैलिफोर्निया का नागरिक है और उसके बाद अमेरिका का है। भारत में ये सिस्टम नहीं है। भारत में हम लोग नागरिक भारत के हैं और निवासी बिहार के हो सकते हैं, छत्तीसगढ़ के हो सकते हैं, मध्य प्रदेश के हो सकते हैं, यानी कि हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप है। लेकिन अमेरिका में फेडरल सिस्टम है और इसमें डुअल सिटीजनशिप है, दोहरी नागरिकता, यानी कि पहले जिस राज्य में रहते हैं वहां के नागरिक, उसके बाद अमेरिका के नागरिक हैं। ठीक है, तो ये जो फेडरेशन है अमेरिका जैसे देश में चलता है क्योंकि ये इतना जल्दी इससे टूटकर अलग नहीं हो सकते। हालांकि अमेरिका में एक राज्य है जो बहुत लंबे समय से अलग होने की मांग करता रहा है, लेकिन ये इतना मजबूत होता है, इनका एग्रीमेंट रिटन एग्रीमेंट होता है जिसकी वजह से ये इजीली अलग नहीं हो सकते। अब आइए यूनियन, तीसरा यूनियन मतलब भी क्या होता है, संघ होता है। ठीक है, इसकी क्या विशेषता है कि एक सेंट्रल पावर है, ये अपनी ओर बुलाते हैं। यहां एक बार इस सेंट्रल पावर से जो रीजन कनेक्ट हो गया वो चाहकर भी अलग नहीं हो सकता है, यानी कि ये इसका पार्ट हो गया। भारत इसी यूनियन में आता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 में ही लिखा हुआ है कि भारत, इंडिया दैट इज भारत, यानी कि इंडिया जो कि भारत है वह राज्यों का संघ होगा, यानी कि यूनियन ऑफ द स्टेट, राज्यों का संघ होगा। जितने भी राज्य भारत में हैं ये चाहकर भी भारत से अलग नहीं हो सकते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर जो था कितने दिन से अलग होने की मांग कर रहा था, अलग हो पाया? नहीं, हो ही नहीं सकता है। सिक्किम, सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था, वो एक छोटा सा रीजन था। जब चाइना से उसको डर लगने लगा तो वो भारत में आया, भारत सरकार से बात किया और भारत सरकार ने उसको भारतीय यूनियन में मिला लिया। और एक बार सिक्किम आया तो सिक्किम अगर चाहेगा भी कि हम इससे अलग हो जाए तो अलग नहीं हो सकता है। बाकी ये दोनों कंडीशन में फेडरेशन में अलग हो सकता है, अमेरिका इसका एग्जाम्पल है, और कन्फेडरेशन में तो ये तो इजिली अलग हो सकता है, जब चाहे तब अलग हो सकता है। कन्फेडरेशन का एक एग्जाम्पल ले सकते हैं यूएसएसआर, यूएसएसआर जो आजकल रसिया है, वो कभी 16-17 छोटे छोटे रीजन में बटा हुआ था। आज सभी देश अलग हो गए हैं। जैसे यूक्रेन, रसिया यूक्रेन जो वॉर चल रहा था अभी, यूक्रेन भी यूएसएसआर का पार्ट था और ये अलग हो गया, यानी कि 17 अलग अलग देश बन गए। वो कन्फेडरेशन का एग्जाम्पल मान सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि ये तीनों टर्म आपको समझ में आया होगा। अब ये समझने के बाद देखते हैं कि संघवाद के प्रकार कितने, कौन कौन से हो सकते हैं। एक साथ आकर संघ बनाना। साथ आकर संघ बनाना मतलब दो या दो से अधिक स्वतंत्र इकाइयों के साथ लेकर एक बड़ी इकाई का गठन कर लेना। यानी कि एक ये है छोटी इकाई, यानी इकाई मतलब यूनिट, क्षेत्र, रीजन। एक ये है, ये दोनों को आपस में मिला देते हैं और एक बड़ी इकाई का गठन कर लेते हैं। ये हुआ, यानी कि पहला जो है संघवाद के प्रकार में साथ आकर संघ बनाना, कुछ लोग को मिलाकर और संघ बना लिए। इसके एग्जाम्पल है अमेरिका। अमेरिका में 50 राज्य साथ में आए और एक संघ बना लिए, फेडरल सिस्टम डेवलप कर लिए। और दूसरा है ऑस्ट्रेलिया। ये दोनों प्रमुख देश हैं जो ये साथ आकर संघ बनाने के जो संघवाद के प्रकार हैं इसमें शामिल है। ठीक है, अब दूसरा जो इसका प्रकार है साथ लेकर संघ बनाना। एक बड़ा देश ये क्या करता है
जैसे भारत को ले लेते हैं, एक बड़ा देश है, अपनी आंतरिक विविधता को यानी कि इंटरनल डाइवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए ये क्या करता है, राज्यों का गठन करता है और इसमें केंद्र अधिक शक्तिशाली होता है। जैसे भारत और जापान, भारत राज्यों का गठन हुआ हमारे यहाँ और अभी चल के 28 राज्य हैं, ठीक है। इनके साथ एक बहुत बड़ी केंद्रीय शक्ति की स्थापना हुई और जैसा कि हम आपको बताएं, ये राज्य भारत से अलग नहीं हो सकते हैं। तो हमारे संघवाद टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म में जो दूसरा टाइप है, साथ लेकर संघ बनाना, इसका एग्जाम्पल है भारत। और एग्जाम्पल देते हैं तो जापान भी, यानी कि यूनिटेरी। पूरे विश्व में आपको दो ही तरह की सरकारें मिलेंगी, एक या तो यूनिटेरी होंगी, एकात्मक, और दूसरा संघात्मक, यानी कि वहां फेडरल सिस्टम होगा। अभी तक आपको फेडरल सिस्टम के बारे में बता रहे थे। एकात्मक शासन व्यवस्था में देखते हैं ये क्या होता है। एकात्मक शासन व्यवस्था यानी कि यूनिटेरी सिस्टम में ये होता है कि इसमें केंद्र सरकार जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल होता है, ठीक है। इसके अंतर्गत संविधान संशोधन यानी कि संविधान में बदलाव या अमेंडमेंट, कुछ सुधार या कुछ नए कानून जोड़ने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है, वही संशोधन कर सकती है। शक्तियां एक जगह पर ही केंद्रित होती हैं, यानी कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, सारी शक्तियां इसी के पास क्या होती हैं, केंद्रित होती हैं, सेंट्रलाइज्ड होती हैं। दूसरी इकाइयों को ज्यादा अधिकार इसमें नहीं होता। इसमें एक ही नागरिकता होती है, सिंगल सिटीजनशिप, यानी कि जैसे इंडिया है, हम इंडिया में जितने सारे लोग रहते हैं सब भारत के नागरिक हैं, न कि राज्यों के नागरिक हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार राज्यों से शक्तियां ले सकती है। केंद्र सरकार के पास इतनी पावर होती है कि राज्यों से कुछ शक्तियां उनसे छीन सकती हैं या अपने अंडर में ले सकती हैं। जैसे इसका एग्जांपल है राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल। ये तो हो गया एकात्मक शासन व्यवस्था में केंद्र सरकार शक्तिशाली। इसके अंतर्गत संविधान संशोधन केंद्र सरकार के पास होना, शक्तियां एक जगह पर केंद्रित होना और एक ही नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप, और केंद्र सरकार राज्यों से शक्तियां ले सकते हैं। अब देखते हैं संघात्मक शासन व्यवस्था की क्या विशेषताएं हैं। इसमें जो केंद्रीय सरकार होती है अपेक्षाकृत कमजोर होती है, कंपैरेटिवली वीक होती है। ये उतनी पावरफुल नहीं होती जितनी की एकात्मक शासन व्यवस्था में होती है। इसमें केंद्र सरकार अकेले संविधान संशोधन नहीं कर सकती है। ये केंद्र सरकार चाहकर भी संविधान में बदलाव अकेले नहीं कर सकती है। शक्तियां कई स्तरों पर विभाजित होती है। कई स्तरों मतलब जो ये पावर है ये अलग अलग लेवल पर इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। किसी एक जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट या किसी एक व्यक्ति के हाथ में न रहकर पावर को थोड़ा थोड़ा करके ऊपर से नीचे लेवल तक डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। दोनों स्तर की सरकारें अपने अधिकार क्षेत्र में स्वतंत्र होती हैं। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपने क्षेत्र में स्वतंत्र है और राज्य सरकारें, स्टेट गवर्नमेंट भी अपने रीजन में क्या है, स्वतंत्र है। ठीक है। अब देखते हैं जो भारत की व्यवस्था है, एक चीज यहां समझ लीजिए। भारत की व्यवस्था को सेमी फेडरल कह सकते हैं। सेमी फेडरल, अर्ध संघात्मक व्यवस्था। अर्ध संघात्मक इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें यूनिटेरी लक्षण भी है, एकात्मक व्यवस्था भी है और संघात्मक व्यवस्था भी है। ठीक है। संघात्मक व्यवस्था में ये किया गया है कि केंद्र सरकार को ज्यादा पावरफुल कर दिया है, यानी कि थोड़ा एकात्मक व्यवस्था की ओर झुका हुआ है। एकात्मक मतलब पावर किसी एक आदमी को ही ज्यादा देना। ठीक है। तो भारत दोनों का मिक्स्ड कल्चर है, मिक्स्ड फॉर्म है, इसीलिए भारत की जो व्यवस्था है अर्ध संघात्मक, सेमी फेडरल कहा जा सकता है। ओके। अब भारत की तुलना एक देश से करते हैं और वो देश कौन सा है, बेल्जियम। भारत की संघीय व्यवस्था में बेल्जियम से मिलती जुलती एक विशेषता और उससे अलग एक विशेषता है। बेल्जियम से क्या मिलता जुलता भारत की विशेषता है, तो भारत में बेल्जियम एक देश है,
इससे मिलती जुलती एक विशेषता यह है कि दोनों देशों में संपूर्ण देश के लिए एक संघ सरकार का गठन किया गया है, यानी कि बेल्जियम में भी और भारत में भी संपूर्ण देश के लिए एक संघ सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट या केंद्रीय सरकार का गठन किया गया है। भारत में भी है और बेल्जियम में भी है। ये तो मिलती जुलती विशेषता है। अब एक अलग विशेषता क्या है बेल्जियम और भारत में? अलग विशेषता यह है कि बेल्जियम की केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 क्षेत्रीय सरकारों को सुपुर्द कर दी गई है, जबकि भारत में केंद्र सरकार अनेक मामलों में राज्य सरकार पर नियंत्रण रखती है। क्या विशेषता है? मिलती अलग विशेषता क्या है कि बेल्जियम की केंद्र सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसकी अनेक शक्तियां देश की क्षेत्रीय सरकारों को दे दी गई है कि आप अपने लेवल पर डिसीजन लीजिए। लेकिन भारत में क्या है कि केंद्र सरकार अनेक मामलों में राज्य सरकार पर कंट्रोल करती है। ठीक है, तो बेल्जियम से एक मिलती जुलती विशेषता और एक अलग विशेषता ये था। ठीक है, अब देखते हैं भारत में संघीय व्यवस्था क्या है। इसको ध्यान से समझना होगा कि भारत में ये व्यवस्था क्यों अपनाया गया। आपको मालूम है कि भारत जब आजाद हुआ 1947 में, तो भारत को विभाजन का दंश झेलना पड़ा। ठीक है, भारत से एक हिस्सा कटकर अलग हुआ और एक नया देश बना जिसको पाकिस्तान बोलते हैं। ठीक है, एक बहुत ही दुखद और रक्त रंजित विभाजन के बाद भारत आजाद हुआ था। आजादी के कुछ समय बाद ही अनेक स्वतंत्र राजवाड़ों का भारत में विलय हुआ। ये चीज यहां आपको बताते हैं कि ये रियासत, रजवाड़े, राजा, ये सब क्या है। जब भारत आजाद हुआ तब ऐसा कहा जाता है उस समय 564, कहीं कहीं 566, 565 भी मिलता है, देसी रियासतें थी। प्रिंसली स्टेट्स जिसको बोलते हैं। देसी रियासतों का मतलब यहां राजा का शासन था। जैसे ये वाला क्षेत्र इस राजा के अधीन, ये वाला क्षेत्र इस राजा के अधीन, कुल मिलाकर पूरा भारत 564 देसी रियासतों में डिवाइड था, विभक्त था। अब चूंकि भारत आजाद हो गया, इन सब रियासतों को भारत का हिस्सा बनाना था, एक राज्य का, स्टेट का रूप देना था, तो सबसे पहले इनको अपने में मिलाने का कार्य शुरू हुआ। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल ने इसकी जिम्मेदारी उठाई और लगभग 561-62 देसी रियासतों को अपने मिला लिया। 2-3 रियासत ऐसे थे जिसको मिलाने में बहुत प्रॉब्लम हुआ था। तो राजा रजवाड़ा जिसको बोलते हैं, अभी भी राजस्थान में जाएंगे तो वहां राजा रजवाड़ा से शब्द का जिक्र होता है। ये आप सुने भी होंगे कि प्राचीन समय में ये राजा थे, इनकी जमींदारी थी, ये इनका क्षेत्र था। उसी तरह भारत जब आजाद हुआ तो 564 देसी रियासतें यहां पर थी। जब इनको भारत में विलय किया गया, भारत में विलय किया कि आप अपना राजघराना छोड़िए, आप अब भारत के हिस्सा होते हैं। इसमें संघ शब्द नहीं आया, पर भारतीय संघ का गठन संघीय व्यवस्था के सिद्धांत पर हुआ है। इनको जब विलय किया गया तो उस समय फेडरेशन शब्द नहीं था, लेकिन हमारा जो संघीय व्यवस्था है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया है कि हम जो अपने राज्य का गठन करेंगे और शासन चलाएंगे वो संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत पर होगा। क्योंकि देखिए, भारत बहुत समय तक गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। छोटे छोटे टुकड़ों में भारत पहले से ही बटा हुआ था। इसका फायदा पहले मुसलमानों ने उठाया, वो उसके मुगल लोगों ने, दिल्ली सल्तनत, ये जितने भी सल्तनत काल के मुसलमान थे, शासक थे, उसके बाद ये जब गए तो अंग्रेजों ने उठाया, क्योंकि हम लोग टुकड़ों में विभाजित थे, डिवाइड अलग, ये मेरा क्षेत्र है, ये मेरा क्षेत्र है, ऐसे करके बहुत सारे राजा हुआ करते थे और सब एक दूसरे से लड़ाई करते थे। इसलिए इसका फायदा विदेशियों ने उठाया और हम प्रशासन किया। तो जब बहुत लंबे संघर्ष के बाद भारत आजाद हुआ तो संविधान निर्माताओं के मन में ये था कि जितनी शक्ति, ये राज्य सरकारों को अगर इतनी ही शक्ति दे दिया जाए तो हो सकता है पहले वाली स्थिति हो जाए और ये भी भविष्य में चल के अलग होने की मांग करने लगे। फिर भारत यूनाइट रहेगा ही नहीं, फिर टुकड़ों में बिखर जाएगा। इसलिए हम ये कोशिश करते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्यादा पावर देते हैं और ज्यादा पावर देने के लिए हमें संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत पर ही देश का गठन करना पड़ेगा। इसीलिए फेडरल सिस्टम के सिद्धांत पर हमारे देश का गठन हुआ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारी व्यवस्थाएं इसी की ली गई है। एकात्मक व्यवस्था भी ली गई है।
एकात्मक जैसा कि आपको पता है यूनिटरी जो गवर्नमेंट सिस्टम है उसकी भी व्यवस्था ली गई है, क्योंकि दोनों को मिश्रण से ये हमारे देश का क्या हुआ, गठन हुआ आजादी के बाद। ठीक है, अब देखते हैं संविधान ने मौलिक रूप से दो स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया था। संघ सरकार यानी कि केंद्र सरकार, दो स्तर कौन है, एक संघ सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्रीय सरकार या संघ सरकार उसको बोल सकते हैं, और दूसरा राज्य सरकार है। केंद्र सरकार को पूरे भारतीय संघ का प्रतिनिधित्व करना था। बाद में पंचायतें जोड़ी गई, नगर पालिकाओं का गठन हुआ और ये संघीय शासन का तीसरा स्तर यानी कि थर्ड लेवल ऑफ फेडरल सिस्टम का भारत में स्थापित हुआ। वो आगे चल के पढ़ेंगे कि ये पंचायतें कब आई, नगर पालिका और नगर निगम का गठन कैसे हुआ। भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, यानी कि हमारे संविधान में केंद्र को ज्यादा पावरफुल बनाया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट को, और राज्यों को भी पावर है लेकिन उतना पावर नहीं है जितना केंद्र को है। तो इनके बीच में सेपरेशन ऑफ पावर्स यानी शक्तियों का बंटवारा किया गया है। शक्तियों का बंटवारा मतलब ऐसे कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिस पर ज्यादा पावरफुल सेंट्रल गवर्नमेंट है और कुछ पर ज्यादा पावरफुल स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, यानी कि दोनों की शक्तियों को क्लियर क्या कर दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, हम देखते हैं कि हमारे संविधान में 3 सूचियां मिलती हैं। एक सूची है संघ सूची, इसको यूनियन लिस्ट बोलते हैं। ठीक है, दूसरा है राज्य सूची, इसको स्टेट लिस्ट बोलते हैं, और एक होता है समवर्ती सूची, इसको कंकरेंट लिस्ट बोलते हैं। ठीक है, 3 प्रकार की सूचियां बनाई गई। अब संघ सूची क्या है? संघ सूची मतलब इसमें जितने विषय हैं, जितने सब्जेक्ट्स हैं, उस पर कानून केवल केंद्रीय सरकार बना सकती है। राज्य सरकार न तो उसमें इंटरफेयर कर सकती है और न ही कोई लॉ बना सकती है। तो संघ सूची में प्रतिरक्षा यानी कि डिफेंस, फॉरेन मामले यानी कि विदेशी मामले, विदेशों से कैसा संबंध रहेगा, किस देश से हमारा रिश्ता रहेगा, किस देश से हमारा आर्थिक व्यापार चलेगा, ये विदेशी मामले जितने हैं ये सब संघ सूची के अंतर्गत आता है। और इस मामले में केंद्र सरकार ही क्या बना सकती है, कानून बना सकती है। इसके अलावा बैंकिंग, संचार यानी कम्युनिकेशन, मुद्रा यानी मनी जैसे राष्ट्रीय महत्व के जो विषय हैं उस सब पर कानून बनाने का अधिकार संघ सूची को है। उसी तरह पूरे देश के लिए इन मामलों में एक तरह की ही नीतियां की जरूरत है। अब करेंसी, भारत इतना विशाल देश है, तो आपको क्या लगता है कि भारत में हर एक राज्य सरकार का अपना करेंसी हो? नहीं, पूरे देश के लिए एक करेंसी होगा, यानी कि यह नेशनल इंपॉर्टेंस का मामला है और इसीलिए इस पर कानून बनाने का अधिकार संघ सूची को है, संघ सूची में दिया गया है, केंद्र सरकार को है। इसी कारण इन विषयों को संघ सूची में डाला गया है। संघ सूची में वर्णित विषयों के बारे में यानी कि संघ सूची में जितने भी विषय दिए गए हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है। जैसा कि मैंने अभी बताया, पहले इसमें 97 विषय थे, सब्जेक्ट्स, यानी कि 97 ऐसे सब्जेक्ट थे जिस पर केंद्र सरकार कानून बना सकती थी, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 100 कर दिया गया है। इसको याद रखिएगा, एमसीक्यू में ये पूछ सकता है। अब आते हैं राज्य सूची, स्टेट लिस्ट। राज्य सूची में जैसे पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि, सिंचाई जैसे प्रांतीय और स्थानीय महत्व के विषय हैं और इस पर केवल राज्य सरकारें ही कानून बना सकती हैं। राज्य सरकारें ही कानून बना सकती हैं। जैसे पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि, सिंचाई, इरिगेशन वगैरह में केवल राज्य सरकार क्या बनाएगी, कानून बनाएगी। क्योंकि अब सिंचाई को ले लेते हैं, हर एक राज्य का अपना अलग वो लैंड डिवीजन है, वहां सिंचाई की अलग अलग व्यवस्था है। केंद्र सरकार कैसे स्थानीय महत्व के विषयों पर कानून बनाएगी, इसलिए ये देती है कि राज्य, जो भी राज्य सरकारें हैं वो अपने लेवल पर, अपनी ज्योग्राफिकल कंडीशन को देखते हुए, अपनी आवश्यकताओं को देखते हुए अपने अपने राज्य में आप इन विषयों पर क्या बनाएंगे, कानून बनाएंगे। ठीक है, राज्य सूची में वर्णित विषयों के बारे में सिर्फ राज्य सरकार ही कानून बना सकती है।
इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी। ठीक है, राज्य सूची में पहले 66 विषय थे, 66 सब्जेक्ट थे, अब इनकी संख्या 61 है, 5 घटा दिया गया है। अब आता है समवर्ती सूची, कंकरेंट लिस्ट। समवर्ती सूची वो होता है जिसमें कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही कानून बना सकते हैं। कुछ ऐसे व्यवस्थाएं, कुछ ऐसे विषय जिस पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है, राज्य सरकार भी बना सकती है। लेकिन अगर कानून बनाने के दौरान लॉ जो मेकिंग हो रहा है उस दौरान अगर डिस्प्यूट हो जाता है, डिबेट हो जाता है, तो केंद्र सरकार द्वारा यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। वैसे सभी सब्जेक्ट्स समवर्ती सूची में डाले गए हैं, जैसे शिक्षा, एजुकेशन। आप देखे होंगे एजुकेशन के मामले में, जैसे दिल्ली में एक वो जेएनयू है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का यूनिवर्सिटी है। ठीक है, लेकिन दिल्ली में राज्य सरकार की भी है, दिल्ली सरकार की, जैसे अभी वो जो भी यहाँ गवर्नमेंट स्कूल है 10+2 का, वो राज्य सरकार द्वारा बनाया गया है। इसलिए शिक्षा पर केंद्र और राज्य दोनों क्या बना सकते हैं, कानून बना सकते हैं। वन, फॉरेस्ट, उसी तरह मजदूर संघ, लेबर यूनियन जो होता है, विवाह, मैरिज को लेकर दोनों कानून बना सकते हैं। गोद लेना यानी कि एडॉप्शन, इसको लेकर दोनों कानून बना सकते हैं। उत्तराधिकार यानी सक्सेशन, पिता के बाद उनका उत्तराधिकारी कौन होगा, उन पर, इन जैसे विषयों पर जो केंद्र के साथ राज्य सरकारों की भी साझी दिलचस्पी में आते हैं, दोनों क्या कर सकते हैं, कानून बना सकते हैं। इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को ही है। लेकिन जब दोनों के कानूनों में टकराव हो तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है, जैसा कि अभी आपको बताया। इसमें पहले 47 सब्जेक्ट्स थे, 47 विषय थे, लेकिन अब बढ़ाकर 52 कर दिया गया है। यानी कि समवर्ती सूची में कितने विषय, 52, राज्य सूची में कितने विषय, 61, और संघ सूची में 100 विषय हैं। अब आते हैं अवशिष्ट शक्ति, जिसको रेसिडियरी पावर्स बोलते हैं। इसका मतलब है, इसमें एक मेंशन किया गया है कि संघ, राज्य और समवर्ती सूची में ऐसा कोई भी विषय जो उन तीनों सूची में शामिल नहीं है, वो अवशिष्ट शक्तियां के अंतर्गत आ जाएगा, और इस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। जैसे जब भारत का संविधान लागू हुआ था, उस समय साइबर तो था नहीं, इंटरनेट नहीं था, तो बाद में चलकर इंटरनेट की व्यवस्था हुई, साइबर लॉ आ गया, साइबर क्राइम होने लगा, तो इन सब पर कानून बनाने का अधिकार किसको है, सेंट्रल गवर्नमेंट को है। अवशिष्ट शक्तियां किसके पास रखी गई हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को। समय के बाद, एक अंतराल के बाद, या जैसे ही हम लोग और आधुनिक मॉडर्न होते जाएंगे और नई नई चीजें हमारे सामने आएंगी और उस पर अगर कानून बनाने की जरूरत हो, तो वो अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत, रेसिडियरी पावर्स के अंतर्गत आती हैं, उसमें आ जाएंगी, और इस पर कानून बनाने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट को होगा। ठीक है, अब देखते हैं संघीय व्यवस्था कैसे चलती है। भारत में संघीय व्यवस्था को जब स्टार्ट किया गया तो इसके पीछे क्या कहानी है। पहला, भाषाई राज्य। जब भारत आजाद हुआ तो राज्यों का पुनर्गठन करना था, तो सबसे पहले हमारे सामने ये चिंता थी कि हर एक भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन कैसे हो। इसके पहले वो ये नहीं चल रहा था कि हम लोग भाषा के आधार पर प्रांतों का क्या करेंगे, गठन करेंगे। इसके पहले क्या था कि आंध्र प्रदेश, आप जानते हैं राज्य है, ये बहुत दिनों से मांग कर रहा था कि हमें भाषा के आधार पर हमारे इस क्षेत्र का गठन कर दीजिए। और इसके लिए वहां के एक जिनका नाम श्री राम वेल्लू था, उन्होंने आंदोलन शुरू किया और अनशन पर बैठे, भूख हड़ताल पर, और वो 53 या 54 दिन की भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हो गई। उनका क्या हो गया, डेथ हो गया। और वो इस मांग पर अड़े थे कि आंध्र प्रदेश का गठन भाषा के आधार पर किया जाए। अब भारत सरकार परेशान हो गई कि अगर भारत सरकार सोच रही थी कि अगर एक राज्य को भाषा के आधार पर गठन कर देंगे तो फिर सभी राज्य इसका डिमांड करने लगेंगे।
तब एक कमेटी का गठन किया गया जिसका नाम है फजल अली आयोग। क्या नाम है? फजल अली आयोग। ठीक है, 1953 में इसका गठन किया गया फजल अली की अध्यक्षता में, और इसलिए इस कमीशन का नाम इन्हीं के नाम पर फजल अली आयोग। और इनको रिकमेंडेशन देने के लिए बोला गया कि क्या भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाना चाहिए या नहीं। इन्होंने 1956 में अपनी रिपोर्ट दी और बोला कि ठीक है, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन कर देना चाहिए, लेकिन इनकी एक और सिफारिश थी कि इस आधार पर यह नहीं होना चाहिए कि अगर आंध्र प्रदेश में या तमिलनाडु में या कर्नाटक में कन्नड़ बोलने वाले लोग हैं तो वहां पर केवल कन्नड़ ही लोग रह सकते हैं, किसी दूसरे भाषा भाषी राज्य के लोग नहीं आ सकते, नहीं निवास कर सकते, नहीं नौकरी कर सकते, नहीं बस सकते। ऐसा नहीं होगा। आप भाषा के आधार पर गठन कर दीजिए, लेकिन कोई भी भारत के विभिन्न क्षेत्रों का कोई भी नागरिक उस क्षेत्र में जा सकता है, रह सकता है और नौकरी कर सकता है, अपना निवास बना सकता है। ये फजल अली आयोग का ये रिपोर्ट था। इसके बाद बहुत करने के बाद 1956 में आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर गठन किया गया, जो भारत का पहला राज्य था जो लैंग्वेज बेस्ड था। ठीक है, इसके पीछे ये कहानी। अब हम अपने नोट्स पर आते हैं। नए राज्यों को बनाने के लिए कई पुराने राज्यों की सीमाओं को बदला गया। ठीक है, जब एक भाषा के आधार पर राज्यों के निर्माण की मांग उठी तो राष्ट्रीय नेताओं को डर था कि इससे पूरा देश ही टूट जाएगा, क्योंकि आंध्र प्रदेश मांग कर रहा था। भारत सरकार सोच रही थी कि इसको गठित कर दिया जाएगा तो पूरा देश में, अब बिहार में भोजपुरी बोलने वाले बोले कि हम अलग लेंगे, पंजाबी बोलने वाले अलग लेंगे, तो क्या होगा। इसी के बाद फजल अली आयोग का क्या किया गया था? गठन किया गया था। केंद्र सरकार ने कुछ समय के लिए राज्यों के पुनर्गठन को टाल दिया, लेकिन हमारा अनुभव बताता है कि देश का ज्यादातर हिस्सा मजबूत और एकीकृत हुआ। लेकिन इसके बाद भी राज्यों का पुनर्गठन तो करना ही था, और भारत सरकार सोच रही थी कि कुछ राज्यों का गठन भाषा के आधार पर ही नहीं बल्कि संस्कृति, भूगोल व निर्जातीयता की विविधता को रेखांकित और महत्व देने के लिए भी किया गया। यानी कि जैसे हिमालय रीजन, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश जो है ये हिमालयी रीजन है। ठीक है, हिमालय से जुड़ी हुई ये लोग, ये पूरी आबादी है यहाँ पर। तो इस संस्कृति को बचाने के लिए भी, उसका भौगोलिक सीमा को बचाने के लिए भी, ज्योग्राफिकल कंडीशन को बचाने के लिए भी भारत में राज्यों का गठन किया गया। भाषा के आधार पर तो किया ही गया, उसकी भूगोल को देखते हुए भी, उनकी संस्कृति को देखते हुए भी और उनकी एथनिसिटी को देखते हुए भी राज्यों का गठन किया गया। अब भारत की भाषा नीति क्या थी ये देख लेते हैं। अब भारत आजाद हुआ तो पहली परीक्षा क्या थी उसके सामने, राज्यों का गठन कैसे किया जाए। अब दूसरा, भारत इतना डाइवर्स कंट्री है, अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। कुछ दूरी पर जाएंगे लैंग्वेज चेंज हो जाएगा, ट्रेडिशन चेंज हो गया, उसके बाद कल्चर चेंज हो जाएगा, पहनावा चेंज हो जाएगा, ज्योग्राफिकल कंडीशन चेंज हो जाएगा। तो बहुत सारी भारत में डाइवर्सिटी है। तो आजादी के बाद भारत को यूनाइट रखने के लिए पहली समस्या तो हम लोग हल कर लिए कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन कर दिए। अब दूसरी समस्या थी कि भाषा क्या होगी, यानी कि अब भारत के सामने मेन परीक्षा भाषा नीति को लेकर होगी, लैंग्वेज पॉलिसी को लेकर होगी। भारत में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा न देकर हिंदी और अन्य 21 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया। अब भारत में लगभग 40% के आसपास हिंदी बोलने वाले हैं, मतलब ज्यादा संख्या हिंदी बोलने वाले की है। अब समस्या ये उत्पन्न हुआ कि क्या हिंदी को भारत का नेशनल लैंग्वेज घोषित किया जाए। तो जब अगर ऐसा किया जाता तो साउथ में कन्नड़ बोलने वाले, तेलुगु बोलने वाले विरोध करते कि हिंदी ही क्यों, और वहां तो कन्नड़ चलता है, वहां हिंदी कैसे समझेंगे। तो ये उपाय किया गया कि हिंदी को राष्ट्रभाषा न बना के इसको राजभाषा बनाया गया। ठीक है, और इसके अलावा अन्य 21 भाषाओं को भी अनुसूचित भाषा का दर्जा दे दिया गया है।
ठीक है। अंग्रेजी को राजकीय भाषा के रूप में मान्यता दी गई है, विशेषकर गैर हिंदी भाषी प्रदेशों को देखते हुए। गैर हिंदी भाषी प्रदेश मतलब ऐसा प्रदेश जहां हिंदी नहीं बोली जाती है। हालांकि अब तो हिंदी तो सब जगह बोली जाती है, लेकिन वैसे जैसे साउथ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट का कुछ हिस्सा, वहां हिंदी नहीं बोली जाती है, तो वहां पर इंग्लिश को राजकीय भाषा के रूप में मान्यता दे दी गई है। सभी राज्यों की मुख्य भाषा का विशेष ख्याल रखा गया है ताकि राज्य अपनी भाषा पर गर्व कर सके, वो क्षेत्र अपनी भाषा पर, अपनी बोली में, अपने लोकल लैंग्वेज में अपना काम कर सके। इसलिए भारत सरकार किसी भी क्षेत्र को हिंदी थोपी नहीं अंग्रेजी उनको थोपी है। ऐसा मजबूरी में नहीं किया गया है कि आप अंग्रेजी में ही काम करेंगे, आप साउथ इंडियन हैं, कन्नड़ भाषी हैं, लेकिन आप फिर भी हिंदी में काम करेंगे, ऐसा काम नहीं किया गया है। हिंदी को राज्य भाषा माना गया, पर हिंदी सिर्फ 40% लगभग लोगों द्वारा बोली जाती है। यह भारतीयों की मातृभाषा है, इसलिए अन्य भाषाओं के संरक्षण के भी अनेक उपाय किए गए। केंद्र सरकार के किसी भी पद का उम्मीदवार इनमें से किसी भी भाषा में परीक्षा दे सकता है, बशर्ते उम्मीदवार इसको विकल्प के रूप में चुने। 21-22 भाषा हमारे 8वीं अनुसूची में है। उस 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में आप सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एग्जामिनेशन होता है उसका परीक्षा दे सकते हैं, अगर आप विकल्प के तौर पर चुनेंगे तब। हिंदी हो गया, तेलुगु हो गया, कन्नड़ हो गया, मराठी हो गया, गुजराती हो गया, पंजाबी हो गया, सिंधी, मैथिली, इस सब भाषाओं को शामिल किया गया है और उतना ही सम्मान दिया गया है जितना कि हिंदी को। ठीक है। अब जो टॉपिक है हमारे पास, केंद्र राज्य संबंध, सेंट्रल स्टेट रिलेशन। इससे हमेशा इसको लेकर विवाद होता है भारत में। इसको समझते हैं, सत्ता की साझेदारी की संवैधानिक व्यवस्था वास्तविकता में कैसा रूप लेगी, यह ज्यादातर इस बात पर निर्भर करता है कि शासक दल और नेता किस तरह इस व्यवस्था का अनुसरण करते हैं। यानी कि सत्ता की साझेदारी और संवैधानिक व्यवस्था जो भी है भारत में, वो तभी सफल होगा जब हमारा जो शासक दल है और नेता लोग हैं इसका अनुसरण किस पॉजिटिविटी के साथ करते हैं। काफी समय तक हमारे यहाँ एक ही पार्टी का केंद्र और अधिकांश राज्यों में शासन रहा। जब भारत आजाद हुआ 1951 में पहली बार आम चुनाव हुए, हालांकि सरकार का गठन, अंतरिम सरकार का गठन तो 1947 में ही हो गया, यानी कि 1947 से लेकर 1990 तक भारत में एक ही पार्टी की सरकार रही, कांग्रेस की। ठीक है। काफी समय तक हमारे यहां एक ही पार्टी केंद्र, यानी कि केंद्र में भी कांग्रेस की और अलग अलग राज्यों में भी कांग्रेस की सरकार रही। इसका व्यवहारिक मतलब यह हुआ कि राज्य सरकारों ने स्वायत्त संघीय इकाई के रूप में अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं किया। इसका मतलब है कि केंद्र जो सेंट्रल गवर्नमेंट में भी कांग्रेस, राज्यों में भी कांग्रेस, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो कहती थी राज्य सरकार को करना पड़ता था। स्वतः अपने रूप से अपने क्षेत्रीय विविधता को देखते हुए, अपने ट्रेडिशन, कल्चर, रिवाजों को देखते हुए, अपनी भौगोलिक सीमा को देखते हुए राज्य सरकार के पास इतने अधिकार नहीं थे कि केंद्र के परे जाकर कुछ काम कर सके, क्योंकि उनको केंद्र सरकार से इजाजत लेनी पड़ती थी। जब केंद्र और राज्य में अलग अलग दलों की सरकारें रही, जब ये 1990 के बाद हुआ, तो केंद्र सरकार ने राज्यों के अधिकारों की अनदेखी करने की कोशिश की। उन दिनों केंद्र सरकार अक्सर संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग करके विपक्षी दलों को, राज्य सरकारों को क्या कर देती थी, भंग कर देती थी। होता यह था, इसको इस टर्म से समझेंगे, यहां पर आपको प्रेसिडेंट रूल भी समझने को मिलेगा। जैसे इंडिया है, यानी कि सेंटर में कांग्रेस की सरकार है, 1951 से लेकर 90 तक कांग्रेस की ही सरकार रही। ठीक है। अब ये है तमिलनाडु, ये है यहां पर बिहार। ठीक है। तो कांग्रेस की सरकार देश के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट में कांग्रेस की है, तो कांग्रेस की ही सरकार बिहार में भी है। तब तो कोई दिक्कत नहीं होगा, दोनों एक ही पार्टी की सरकार है, ये जो कहेगी ये करेंगे। समस्या वहां उत्पन्न होती है जब ये तमिलनाडु है,
यहां पर किसी और पार्टी की सरकार है, यहां कांग्रेस की सरकार नहीं, तब केंद्र राज्य के बीच में जो संबंध था वो बिखरने लगे, टूटने लगे। होता ये था कि केंद्र सरकार कुछ कहती थी, राज्य सरकार उसको मानने से इनकार कर देती थी। ठीक है, तो केंद्र सरकार के पास यानी कि राष्ट्रपति के पास एक विशेष प्रावधान है कि किसी भी राज्य सरकार को गवर्नर की सिफारिश पर बर्खास्त कर सकती है और वहां राष्ट्रपति शासन लगा सकती है अनुच्छेद 356 के। समझ में आया? फिर से एक बार समझिए, कांग्रेस केंद्र में है, यहां तमिलनाडु में किसी और पार्टी की सरकार है। अब किसी बात को लेकर केंद्र और राज्य सरकार में डिस्प्यूट हो गया। अब केंद्र सरकार अपना अनुच्छेद 356 का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति जनरली करते हैं, ये क्या करती, यहां की सरकार को बर्खास्त कर दी और क्या बताई कि यहां का जो सरकार है ये कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक काम नहीं कर रहा है, यहां शासन व्यवस्था ठीक नहीं है, रूल रेगुलेशन इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम राष्ट्रपति शासन 356 का अनुच्छेद 356 का प्रयोग करते हुए इस सरकार को क्या करते हैं, बर्खास्त करते हैं। और ऐसे कम से कम 20-25 राज्यों में ऐसे ही किया गया। इसका मतलब है केंद्र राज्य का जो संबंध है वो डिस्प्यूटेड हो गया। ठीक है, यही चीज अभी राज्य सरकारों को क्या कर देती थी, भंग कर देती थी। यह संघवाद की भावना के प्रतिकूल काम था। संघवाद का मतलब ये नहीं था। इस आधार पर भारतीय संविधान में फेडरलिज्म का सिस्टम इस तरीके से नहीं रखा गया था, जहां इसका गलत वो यूज हो रहा था। बाद में 1990 के बाद इस स्थिति में काफी बदलाव आया। क्या बदलाव आया कि सेंट्रल गवर्नमेंट में अभी तक केवल एक ही पार्टी का प्रमुखता से राज होता था, वो कांग्रेस। 1990 के बाद बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियां, रीजनल पार्टीज जिसको बोलते हैं, जो किसी विशेष क्षेत्र की होती है, पार्टीज का उदय हुआ और ये केंद्र सरकार को बनाने गिराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगे। थोड़ा सा कांग्रेस यहां कमजोर हुई, इसका लोकसभा में बहुमत कम हुआ। ये 1990 के बाद 2014 तक इसको बहुमत नहीं मिला। अलग अलग छोटी छोटी पार्टियों ने मिलकर, पार्टियों के साथ मिलकर कांग्रेस सरकार चलाई है। इसका मतलब है कि अब रीजनल पार्टीज भी अपने वो देश में अपनी नीति को लागू करवाने में, सरकार बनाने में, गिराने में, अपने विचार रखने में भूमिका अब रोल प्ले करेंगे। ठीक है, नोट्स में देखते हैं। इस अवधि में देश के अनेक राज्यों में क्षेत्रीय दलों का, रीजनल पार्टीज का उदय हुआ। यही दौर केंद्र में गठबंधन सरकार की शुरुआत की थी। पिछले वीडियो में बताया था अलायंस गवर्नमेंट क्या होता है, जब किसी भी पार्टी को लोकसभा में बहुमत नहीं मिल पाता, यानी कि 273 सीटें नहीं ला पाती, तो जितना सीटें कम रहती है वो छोटी छोटी पार्टियों से सहयोग लेकर 273 के आंकड़ा यानी बहुमत का आंकड़ा छूती है और तब सरकार बनाती है। इसी को गठबंधन की सरकार कहते हैं। 1990 के बाद से गठबंधन सरकार की शुरुआत था। चूंकि किसी एक दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत, क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिला, इसलिए प्रमुख राष्ट्रीय पार्टियों को क्षेत्रीय दलों समेत अनेक पार्टियों के साथ गठबंधन बनाकर सरकारें बनानी पड़ी। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा आप लोग को। इसमें सत्ता में साझेदारी और सरकारों की स्वायत्ता का आदर करने की नई संस्कृति बनती है। स्वायत्ता मतलब स्वतंत्रता। एक तो सत्ता की साझेदारी, यानी कि किसी एक व्यक्ति के हाथ में पावर न रख के बहुत सारी पार्टियां और वो सरकारों का के बीच में आपसी तालमेल के साथ सरकार चलाना, देश चलाना, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी। इसी को बोलते हैं सत्ता की साझेदारी, शेयरिंग ऑफ पावर्स। पावर सेंट्रलाइज ना होकर वो क्षेत्रीय लेवल पर, राज्य सरकार के लेवल पर इसको डिस्ट्रीब्यूट करना। सरकारों की स्वायत्ता का आदर करने की नई संस्कृति इससे पनपी। इस प्रवृत्ति को सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े फैसले से भी बल मिला। इस फैसले के कारण राज्य सरकार को मनमाने ढंग से भंग करना, यानी राज्य सरकार को 356 का प्रयोग करके, अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन का प्रयोग करके
बार बार भंग करने से मुक्ति मिला। इस प्रकार आज संघीय व्यवस्था के तहत सत्ता की साझेदारी संविधान लागू होने के तत्काल बाद वाले दौर की तुलना में ज्यादा प्रभावी है। ठीक है। अब गठबंधन की सरकार, ये तो बताए हैं जब किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत न मिले लोकसभा में, चाहे राज्य विधानसभा में भी, और वो दूसरी पार्टियों के सहयोग से सरकार बनाती है, उसी को गठबंधन की सरकार बोलते हैं। अब अनुसूचित भाषाएं, जो अभी कुछ देर पहले भाषा के बारे में बता रहे थे, ये 22 भाषाएं भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को रखा गया है। इसी को अनुसूचित भाषाएं कहते हैं। भाषाई राज्य क्यों? क्योंकि राज्यों की अपनी राजभाषाएं हैं। ठीक है, हर एक राज्य का अपना लैंग्वेजेस है। संविधान के अनुसार सरकारी कामकाज की भाषा के तौर पर अंग्रेजी का प्रयोग 1965 में बंद हो जाना चाहिए था, पर अनेक गैर हिंदी भाषी प्रदेश ने मांग की कि अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखा जाएगा। पहले लोग सोचे थे कि अंग्रेजी का प्रयोग क्या कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा, लेकिन जहां पर हिंदी नहीं बोली जाती है, यानी गैर हिंदी भाषी जो राज्य हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, अंग्रेजी को अभी जारी रखा जाए ताकि हम अंग्रेजी में काम कर सके, क्योंकि हिंदी से ज्यादा सहूलियत उनको किसमें होती है, अंग्रेजी में होती है। तमिलनाडु में तो इस मांग ने उग्र रूप भी ले लिया था। केंद्र सरकार ने हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को राजकीय कामों में प्रयोग की अनुमति देकर इस विवाद को सुलझाया। तमिलनाडु में बहुत आंदोलन हो गए थे कि केंद्र सरकार हम पर हिंदी को थोप रही है। तब केंद्र सरकार ने बीच का रास्ता अपनाया और कहा ठीक है, आप नहीं चाहते हैं तो अंग्रेजी को अपना राजकीय कामों में यूज कर सकते हैं। अनेक लोगों का मानना था कि समाधान से अंग्रेजी भाषी अभिजन को लाभ पहुंचेगा। अनेक लोग कहते थे कि अगर ऐसा किया जाए तो ज्यादा अंग्रेजी बोलने वाले लोग को ज्यादा लाभ पहुंचेगा। तो आजकल भी देखने में मिलता है। राजभाषा के रूप में हिंदी को बढ़ावा देने की भारत सरकार की नीति बनी हुई है, पर बढ़ावा देने का मतलब यह नहीं कि केंद्र सरकार उन राज्यों पर भी हिंदी को थोप सकती है जहां लोग कोई और भाषा बोलते हैं। ठीक है। राजनेताओं ने इस मामले में बहुत लचीला रूप अपनाया और रिजिड ना होकर बोला कि ठीक है, आपको अगर हिंदी इंग्लिश रखनी है तो आप इंग्लिश अपनी स्टेट लैंग्वेज रख सकते हैं। ऐसा करके हम श्रीलंका जैसी स्थिति में पहुंचने से बच गए। श्रीलंका में यही भाषा के आधार पर जो हुआ था, उस स्थिति में जाने से बच गए। भारत में भाषाई विविधता, लैंग्वेज डाइवर्सिटी बहुत है यहाँ पर। जैसे 1991 की जनगणना के अनुसार, सेंसस के अनुसार भारत में 1500 अलग अलग भाषाएं हैं। इन भाषाओं को कुछ मुख्य भाषाओं के समूह में रखा गया है। उदाहरण के लिए भोजपुरी, मगधी, बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी, भीली और कई अन्य भाषाओं को हिंदी के समूह में रखा गया है, क्योंकि ये हिंदी की ही अपभ्रंश बोली मानी जाती है। विभिन्न भाषाओं के समूह बनाने के बाद भी भारत में 114 मुख्य भाषाएं हैं। मेन लैंग्वेज कितने हैं? 114। इनमें से 22 भाषाओं को ही संविधान के 8वें अनुच्छेद में यह अनुच्छेद गलत है, 8वीं अनुसूची में अनुसूचित भाषाओं की लिस्ट में रखा गया है। अन्य भाषाओं को अनुसूचित भाषा कहा जाता है। इस तरह से भाषाओं के मामले में भारत दुनिया का सबसे डाइवर्स कंट्री है। अनेक भाषाएं बोली जाती है। इतनी डाइवर्सिटी आपको लैंग्वेज के बेसिस पर और किसी भी देश में आपको मिलेगा नहीं। अब देखते हैं भारत में विकेंद्रीकरण। यहां एक टर्म समझते हैं, विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है। एक पावर है, शक्ति है, पावर। ये किसी एक आदमी पर अगर आकर सिमट जाए, बस यही आदमी इसका उपयोग कर सकता है। इसको कहा जाता है सेंट्रलाइजेशन, यानी कि पावर का केंद्रीकरण। एक ही आदमी के पास सारा पावर आ गया है। विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन मतलब है कि इसके पास जो पावर है, इसका कुछ हिस्सा इसको दे दे, 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 यानी कि पावर को डिसेंट्रलाइज कर दिया जाए। भारत के संदर्भ में देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ठीक है, ये ज्यादा पावर है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत सारा पावर राज्यों को दे दिए हैं।
आगे चल के जब हम पंचायती राज पढ़ेंगे तो राज्यों ने भी कुछ पावर, कुछ शक्तियां पंचायतों को दे दी गई। ठीक है, यही टॉपिक भारत में विकेंद्रीकरण। भारत एक विशाल देश है जहां 2 लेवल वाली यानी कि 2 स्तरों वाली सरकार से काम चलाना बहुत मुश्किल काम है। भारत के कुछ राज्य तो यूरोप के कई देशों से भी बड़े हैं। जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश तो रूस से भी बड़ा है। इस राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में बोली, खानपान और संस्कृति की विविधता देखने को मिलती है। कई स्थानीय मुद्दे ऐसे होते हैं जिनका निपटारा स्थानीय स्तर पर ही किया जा सकता है। जो लोकल लेवल के मुद्दे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे उसको ठीक करेगी, उस मसला को सुलझाएगी, नहीं कर सकती है। इसलिए एक उपाय किया गया और वो उपाय क्या था? सत्ता का विकेंद्रीकरण, यानी कि पावर को डिसेंट्रलाइज कर देना, किसी और को पावर दे देना ताकि वो अपने स्तर पर अपना सुधार, अपना नियम कानून बना सके, अपना देख रेख कर सके। कई स्थानीय मुद्दे ऐसे, ये तो समझा दिए। पंचायती राज, स्थानीय सरकार के माध्यम से सरकारी तंत्र में लोगों की सीधी भागीदारी सुनिश्चित की गई और इसलिए भारत में सरकार के तीसरे स्तर को बनाने की जरूरत महसूस हुई और वो है पंचायती राज। पंचायती राज क्या होता है? गांव के स्तर पर स्थानीय शासन को, जो ग्रामीण लेवल पर हो, रूरल एरिया में हो, उसको पंचायती राज कहलाता है। एक्चुअली हुआ क्या था कि एक डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये आर्टिकल 36 से 51 तक है। जब संविधान सभा में संविधान बनाया जा रहा था तो गांधी जी चाहते थे कि पंचायती राज को सशक्त किया जाए और इसका कानून बनाया जाए, लेकिन डिस्प्यूट हुआ राजेंद्र प्रसाद और भीमराव अंबेडकर चाहते थे कि नहीं, अभी इसको पंचायती राज का गठन अभी किया जाएगा और बहुत सारे अधिकार दिए जाएंगे तो इसका मिसयूज होगा। तो राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि ऐसा करते हैं कि इसको डीपीएसपी में डाल देते हैं। डीपीएसपी में डालने का मतलब है कि डीपीएसपी में वही प्रोविजंस हैं जो राज्यों पर छोड़ दिए गए हैं कि आप अपनी सुविधा के अनुसार जब आपको लगे कि सुटेबल कंडीशन है तो इन प्रोविजंस को आप अपने यहां क्या कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी को देखते हुए पंचायती राज को अनुच्छेद 40 में इसके गठन का प्रोविजन रखा गया था और कहा गया था कि हर एक राज्य अपने अपने राज्यों में, क्षेत्रों में पंचायती राज के क्या करेंगे, गठन करेंगे। 1959 में राजस्थान में एक जिला है नागौर, वहां सबसे पहले पंचायती राज का गठन हुआ, लेकिन इस मामले में सभी राज्य उदासीन बने रहे। वो लोग पंचायती राज का स्थापना नहीं कर पाए। तब जाकर आगे चलकर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया, 73वां और 74वां संशोधन किया गया। कब? 1992 में। और इस संशोधन से पंचायती राज को मंजूरी दे दिया गया, यानी कि इसके तहत भारत में स्थानीय स्वशासन निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया। और इसका होने का मतलब है कि अब आवश्यक रूप से सभी राज्य पंचायती राज व्यवस्था का क्या करेंगे, गठन करेंगे। ये याद रखिएगा, दिसंबर 1992 में ये मंजूरी दी गई थी। कौन सा अमेंडमेंट हुआ था? 73rd एवं 74th। एवं भारत में पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत बनाया गया। अब 1992 के पंचायती राज व्यवस्था के प्रमुख प्रावधान क्या थे, इसको देख लेते हैं। अब तक 1992 से पहले कोई राज्य चाहे तो पंचायती राज का गठन कर सकता है, कोई चाहे तो न करे, ये था। लेकिन इस संवैधानिक व्यवस्था के बाद अब स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनाव, यानी कि लोकल लेवल पर इलेक्शन को नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता है, कॉन्स्टिट्यूशनल कंपल्सन है, ये कराना ही कराना है। निर्वाचित इलेक्टेड स्वशासी निकायों के सदस्य तथा पदाधिकारियों के पदों में अनुसूचित जाति, जैसे सेंट्रल लेवल पर है संसद में एससी के लिए सीट रिजर्व है, एससी के लिए है, महिलाओं के लिए है, उसी तरह ग्रामीण लेवल पर पंचायती राज व्यवस्था में भी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ी जातियों के लिए सीटें आरक्षित की गई। कम से कम 1/3 जो पद है वो महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया। हर राज्य में पंचायत और नगरपालिका चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयुक्त
नामक स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया। आप जानते हैं पूरे देश के लिए एक निर्वाचन आयोग होता है, ठीक है। ये लोकसभा और राज्यसभा, राष्ट्रपति, ये सब का चुनाव कराते हैं। इसके प्रमुख को चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहा जाता है। लेकिन नगर निगम, नगर पालिका या पंचायतों का चुनाव कराने के लिए हर एक राज्य में एक राज्य चुनाव आयोग बनाया गया, ठीक है। और यही स्थानीय जो निकायों का चुनाव होता है वो कराती है। राज्य सरकारों को अपने राजस्व यानी कि जितना उनको वो पब्लिक फाइनेंस आता है और अधिकारों का कुछ हिस्सा इन स्थानीय स्वशासन निकायों को देना पड़ता है, ताकि ये भी अपने गांव का, अपने पंचायतों का विकास कर सके। ठीक है। अब देखते हैं ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत का तो आप लोग सुने होंगे। ग्राम पंचायत प्रत्येक गांव या ग्राम समूह की एक पंचायत होती है, ठीक है, जिसमें कई सदस्य और एक अध्यक्ष होता है और प्रधान अध्यक्ष सरपंच कहलाता है। कहीं कहीं भारत के हर एक हिस्सा में सरपंच नहीं कहा जाता है, कहीं कहीं जैसे बिहार में मुखिया कहा जाता है, उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान कहा जाता है, साउथ इंडिया में चाहे शायद राजस्थान में भी इसको सरपंच कहा जाता है। तीनों के पावर एक ही होते हैं, नाम अलग अलग होते हैं, ठीक है। अब ये देखते हैं 3 या 4 या अधिकतम 5 गांव मिलकर एक पंचायत का गठन करते हैं। 5 गांव मिलकर एक पंचायत बना ली। इस पंचायत का चुनाव होगा और इसी जो चुनाव में जीत कर आएगा उसी को मुखिया, ग्राम प्रधान या सरपंच कहा जाता है, ठीक है। पंचायत समिति, कई ग्राम पंचायतें मिलकर, यानी कि जैसे एक तो आपको अभी जस्ट बताया कि 4 या 5 गांव मिलकर एक पंचायत, कई पंचायतें मिलकर पंचायत समिति का गठन करती है, जिसको मंडल समिति भी बोलते हैं। और इसके सदस्यों का चुनाव इस इलाके के सभी पंचायत सदस्य ही करते हैं, ठीक है। ग्राम पंचायतों की बहुत सारी समितियां भी होती है, जैसे निर्माण कार्य समिति, शिक्षा समिति, प्रशासनिक समिति, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति, जल प्रबंधन समिति, नियोजन एवं विकास समिति, निर्माण कार्य समिति, ये सब अलग अलग समितियां ग्राम पंचायतों की होती है। लेकिन पंचायतों के साथ कुछ परेशानियां भी हैं। एक आमतौर पर इसमें जागरूकता का अभाव है, स्कार्सिटी ऑफ अवेयरनेस, क्योंकि आमतौर पे इसमें पढ़े लिखे समुदायों, पढ़े लिखे लोग बहुत कम आते हैं, इसलिए जागरूकता का इसमें अभाव है। अच्छा, गांव में रहने वाले ग्रामीण लोग भी ज्यादा जागरूक अपने अधिकारों के प्रति नहीं हो पाते हैं और इसका फायदा ग्राम प्रधान या सरपंच उठा ले जाता है। धन का अभाव, ये लोग अक्सर शिकायत करते हैं कि राज्य सरकार हमें धन नहीं दे रही है, जब पैसा नहीं देगी तो हम गांव का विकास कैसे करेंगे। अधिकारियों की मनमानी, ये तो सभी जगह है। जन सहभागिता में कमी, जन सहभागिता मतलब जो ग्रामीण जनता है वो आपसी तालमेल के साथ कुछ काम नहीं करती है, किसी को मतलब ही नहीं है, तो जन सहभागिता की कमी। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा समय पर वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं कराना, बिल्कुल नहीं, जैसे धन का अभाव और चुनाव नियमित रूप से नहीं होते। हालांकि अब चुनाव नियमित रूप से होने लगे हैं 1992 के बाद। ग्राम पंचायत समझ गए, पंचायत समिति समझ गए। अब आइए जिला परिषद। याद रखिएगा ये स्थानीय लेवल पर, लोकल लेवल की बॉडीज हैं, इनके भी चुनाव होते हैं। किसी जिले की सभी पंचायत समितियों को मिलाकर जिला परिषद का गठन किया गया है। जिला परिषद के अधिकांश सदस्यों का चुनाव होता है। जिला परिषद में उस जिले से लोकसभा और विधानसभा के लिए चुने गए सांसद और विधायक तथा जिला स्तर की संस्थाओं के कुछ अधिकारी भी सदस्य के रूप में होते हैं। जिला परिषद का प्रमुख इस परिषद का राजनीतिक प्रधान होता है। राजनीतिक प्रधान मतलब ये भी चुनकर आता है, चुनाव होता है। अब आइए नगर निगम, इसको बोलते हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। शहर में रहने वाले लोग इस शब्द से परिचित होंगे।
नगर निगम का लिखा हुआ गाड़ी भी घूमती है। इस प्रकार स्थानीय शासन वाली संस्थाएं शहरों में भी काम करती है। जैसे छोटे शहरों में नगर पालिका होती है, ठीक है, और बड़े शहरों में नगर निगम का गठन होता है। जो छोटा शहर होगा वहां नगर पालिका, और जो बड़े शहर जैसे दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, वहां पर नगर निगम होता है। नगर पालिका और नगर निगम दोनों का कामकाज निर्वाचित प्रतिनिधि करते हैं। यानी कि नगर निगम का भी चुनाव होता है और नगर पालिका का भी चुनाव होता है कि इसका मेयर और महापौर कौन बनेगा, और फिर जीतने के बाद ही ये निर्वाचित प्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्र में काम करते हैं। नगर पालिका प्रमुख नगर पालिका के राजनीतिक प्रधान होते हैं। राजनीतिक प्रधान का मतलब जैसा कि बताया, ये चुने हुए होते हैं, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी से आते हैं। नगर निगम के ऐसे पदाधिकारी को मेयर कहते हैं। जो नगर निगम के जो मेन आदमी है, जो जीत कर आता है, उसको मेयर कहते हैं, और नगर पालिका के प्रधान को क्या बोलते हैं? महापौर बोलते हैं। नगर निगम और नगर पालिका दोनों के चुनाव होते हैं। जैसे ये देखिए, दिल्ली नगर निगम, राजकोट महानगर पालिका, गुजरात का राजकोट छोटा शहर है इसलिए वहां महानगर पालिका है, दिल्ली बड़ा शहर इसलिए यहाँ पर नगर निगम है। पटना नगर पालिका, पटना दिल्ली से छोटा है इसलिए वहां नगर पालिका है। ठीक है, तो ये आपका ये चैप्टर था। एक बार इसको फिर से हम ऊपर से समराइज कर दे रहे हैं कि इस चैप्टर से हम लोग क्या क्या पढ़े और क्या क्या सीखे। आप लोग देखिए, लाइक करिए और कमेंट भी कर सकते हैं। इस चैप्टर में हम लोग फेडरलिज्म शब्द का अर्थ समझे और इसका डिफिनीशन भी, ठीक है। संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं, क्या क्या विशेषताएं होती हैं, ठीक है। इसके बाद इसकी कमियां, संघवाद की क्या कमियां, ड्रॉबैक क्या क्या हैं, फिर संघवाद के प्रकार क्या क्या हैं ये भी देखें हम लोग। उसके बाद संघवाद कितने प्रकार के होते हैं, तो एकात्मक और संघात्मक। एकात्मक शासन व्यवस्था की क्या विशेषताएं हैं, संघात्मक शासन व्यवस्था की क्या विशेषता है, इसको हमने देखा। भारत की तुलना बेल्जियम से किया। बेल्जियम की जो व्यवस्था है और भारत की जो व्यवस्था है उससे एक विशेषता ऐसी है जो मिलता जुलता है और एक अलग विशेषता है, इसको भी देखा। भारत में संघीय व्यवस्था को विस्तार से जाना कि भारत में संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा कैसे किया जाता है। अलग अलग संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची बनाकर अलग अलग विषय डाले गए हैं और कानून बनाने की जिम्मा केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को है। इसी तरह अवशिष्ट शक्तियां भी होती हैं जो कि भविष्य में कोई भी ऐसा नई नई चीजें, टेक्नोलॉजी वगैरह आता है जो इन तीनों सूचियों में शामिल नहीं है, उस पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी। उसके बाद देखिए संघीय व्यवस्था कैसे चलती है, भाषाई राज्य का कंसेप्ट क्या है, भारत में भाषा नीति को लेकर लैंग्वेज पॉलिसी कैसे लाई गई। कोई आपसे पूछेगा भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, हिंदी जो है हमारी राजकीय भाषा है, क्योंकि हिंदी को राष्ट्रीय भाषा नहीं बनाया जा सकता था क्योंकि भारत के अलग अलग भागों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। इसके अलावा गठबंधन सरकार के बारे में आप जाने, अनुसूचित भाषाएं मतलब प्रमुख 114 भाषाओं में से 22 ऐसे भाषाएं हैं, लैंग्वेजेस, जिसको 8वीं अनुसूची में रखा गया है। इसके बाद भाषाई राज्य का गठन क्यों किया गया, भारत में भाषाई विविधता, लैंग्वेज को लेकर कितनी डाइवर्सिटी है, 1500 अलग अलग भाषाएं, और सबको अलग अलग अपभ्रंश या उपबोली में रखा गया है। जैसे भोजपुरी, मगधी, बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी, ये सब हिंदी से निकली हुई भाषाएं हैं। इसके बाद भारत में विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन मतलब आपको बताया था कि पावर किसी एक आदमी, एक संस्था या एक आदमी के पास न होकर पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए
अलग अलग लेवल पर, ताकि वो अपने हिसाब से काम कर सके। इसके बाद पंचायती राज, स्थानीय स्तर पर, लोकल लेवल पर पंचायती राज, जो गांव पर क्या करता है, शासन करता है। इसके बाद 4-5 गांव मिलकर एक पंचायत बनता है और कई सारे पंचायत मिलकर पंचायत समिति का गठन होता है, उसका भी चुनाव होता है। उसके बाद पंचायतों की मुख्य परेशानियां क्या है, अच्छा, कई सारे पंचायत समिति मिलकर जिला परिषद बनता है, इसका भी चुनाव होता है। और ये जो लोकल लेवल पर चुनाव, ये कौन कराता है, तो राज्य चुनाव आयुक्त कराता है। ठीक है, स्टेट इलेक्शन कमीशन। इसके बाद नगर निगम, बड़े शहरों के लिए नगर निगम की स्थापना और छोटे शहरों के लिए नगर पालिका। करके देख सकते हैं, इसका नोट्स बना सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।